हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित संगम। आप देख रहे हैं ज्ञान बायो चैनल। तो दोस्तों, आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे कोरोना वायरस पे। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि कोरोना वायरस इस समय कैसे तेज़ी से अपने पैर फंसा रहा है, खास करके इस समय पे तो भारत की दुर्दशा इसने बहुत ख़राब कर दी है यहाँ पे कि इसने हमें आर्थिक व्यवस्था से हमें बहुत चोट पहुँचाई है ना। और लोगों की जान भी ये ले रहा है। तो दोस्तों, आज इसी की वजह से हम अपने घर में मौजूद हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। तो इसीलिए हम इसके बारे में जानते हैं ये इतना घातक क्यों है ना, कोरोना वायरस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन कैसे कॉजिंग करता है ना। ये इन्फेक्शन कॉजिंग कैसे कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहा है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा दोस्तों, हम इसमें पढ़ेंगे सेल्फ इम्यूनिटी। क्या? सेल्फ मेड इम्यूनिटी, यानी कि जब आपका वायरस जो है, आपका कोरोना वायरस एंटर कर चुका है आपकी बॉडी में, तो आपके अंदर जो इम्यूनिटी बन गई है, तो कैसे बनी है, वो क्या प्रोसेस होती है, वो सारी चीज़ें हम सेल्फ मेड इम्यूनिटी में जानेंगे। दोस्तों, तीसरी बात यहाँ पर यह है कि वैक्सीन जब आपके बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, तो आपके बॉडी में क्या क्या प्रोसेस होती हैं और वैक्सीन कैसी कैसी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, तो उसमें मुख्य कंटेंट डाला गया है वो क्या है, हम ये चीज़ हम वैक्सीन में जानेंगे। दोस्तों, चौथी बड़ी बात यह है कि ये संक्रमण केवल फेफड़ों में ही क्यों कर रहा है ना। ये जो कोरोना वायरस है वो संक्रमण फेफड़ों में ही क्यों करता है। दोस्तों, पांचवी बात हम ये भी जानेंगे कि ये वायरस इतना खतरनाक क्यों होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करना। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम इन्फेक्शन से। यानी कि ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन कैसे करता है। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से। उसने क्या किया, उसने वहाँ पे छींक दिया या खांस दिया। जब वो छींकेगा या खांसेगा तो दोस्तों उसमें कई सारे ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, कई सारे यानी कि कई करोड़ों लाखों ड्रॉपलेट्स निकलेंगे। यदि वो 1 मीटर के दायरे में फैल जाएंगे। अब यदि कोई व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति उस एरिया से गुजरता है ना, जो ड्रॉपलेट वहाँ मौजूद हैं, और वो उनको इनहेलिंग करता है, अंदर सांस के थ्रू ले जाता है, तो दोस्तों वो व्यक्ति भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में देखिए दोस्तों, किसी ने यहाँ पे छींक दिया था, किसी कोरोना पेशेंट ने यहाँ पे छींका था, तो ये कोरोना वायरस यहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका स्वस्थ व्यक्ति है। क्या है? स्वस्थ व्यक्ति। तो इसने क्या कर लिया, इसको कुछ नहीं पता मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, क्योंकि दोस्तों ये दिखता नहीं है, इसका बहुत ही सूक्ष्म आकार होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस व्यक्ति ने क्या किया कि ये जो वायरस है वो उसके अंदर जा गए। धीरे धीरे देखिए, आप देखिए अंदर जा रहे हैं, धीरे धीरे देखते हैं आप, ब्रोंकियोल से या ब्रोंकाई के माध्यम से, है ना, उनके रास्ते से होते हुए ये आपके दोनों फेफड़ों में फैल चुके हैं, दोनों फेफड़ों में आराम से पहुंच चुके हैं। अब ये कोरोना वायरस क्या करेगा दोस्तों, आपकी जो पहले आपको ये चीज़ समझने पहले एक चीज़ समझिए कि ये जब जो फेफड़े में फैल चुके हैं, तो आपको ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। दोस्तों, क्या दिख रहा है आपको? बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर दोस्तों एल्वियोलाई होते हैं। ये देखिए, इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को मैंने उठा के यहाँ पे आपको जूम करके दिखा दिया है ना। इस बैलून वाले स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर जूम करके दिखा दिया, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एल्वियोलाई। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे एल्वियोलाई क्या फंक्शन क्या है। गैसियस एक्सचेंज। क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज। यानी कि ये क्या करता है एल्वियोलाई, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ना, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये क्या करता है? गैसेस एक्सचेंज करता है। कैसे? इसके साइड से दोस्तों आप देख रहे होंगे रेड कलर की एक कैपलरी जा रही है, जिसे हम बोलते हैं ब्लड कैपलरी। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि जब सेल्स जो है आपकी रिएक्शंस होती है उसके अंदर, तो वो क्या करते हैं, O2 को अपटेक करके CO2 रिलीज कर देती हैं ब्लड में, कि भाई इसको ले जाओ, ये गंदी है ना, ये हमारी दुश्मन है। तो CO2 जो गैस होती है वो दिक्कत देने वाली होती है, इसलिए उसको क्या करते हैं, वो ब्लड में भेज दी जाती है। जब ये CO2 वाला जो ब्लड है वो आपका लंग्स में आता है, एल्वियोलाई के पास आता है, तो दोस्तों यहाँ पे CO2 जो है एल्वियोलाई में पहुँच जाती है, और आपने जो ऑक्सीजन अंदर ली थी वो ऑक्सीजन जो है कैपिलरी में आ जाती है। समझ में आ रही है दोस्तों? तो एल्वियोलाई की प्रोसेस आपको समझ में आई। एल्वियोलाई का जो प्रोसेस है यानी फंक्शन है वो क्या है? गैसियस एक्सचेंज। आपको ये याद रखना है इसको, एल्वियोलाई को, और हम डिटेल में रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अब होगा क्या, देखो आप लोगों को ये भी पता है कि आपकी जो पूरी बॉडी वो सेल से मिलकर बनी हुई है ना। पूरी बॉडी क्या है? सेल से मिलकर बनी हुई है। तो जाहिर सी बात है जो एल्वियोलाई स्ट्रक्चर दिख रहा है वो भी सेल से मिलकर बना होगा।
तो आपको ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर दिख रहे हैं कोष्ठ छोटे छोटे, तो दोस्तों इनको बोलते हैं हम सेल। क्या बोलते हैं? सेल, यानी कि एल्वुलाई की सेल। और ये जो वायरस होते हैं वो कह सकते हो एक तरीके से कि नॉन लिविंग होते हैं। मतलब यदि इनको किसी दूसरे की सेल मिल जाएगी तो ये लिविंग हो जाते हैं, वरना ये मरी हुई अवस्था से में रहते हैं, है ना, एकदम ऐसे रहता है कि मर गया आएगा। तो कहने का मतलब ये एक जो आपका एक सेल ढूंढता है, ये क्या ढूंढता है? सेल्स, यानी होस्ट। सेल्स और होस्ट क्यों ढूंढता है? क्योंकि ये उसके डीएनए से अपनी जो जीनोम है उसकी कॉपी करवा सके, है ना। चलिए, तो ये जो कोरोना वायरस है, मान के चलो किसी भी सेल में एंटर किया गया, इतनी सेल है यहाँ पे, किसी भी सेल में घुस गया, ठीक है। तो अब कैसे घुसेगा ये आपको बताएं, कैसे एंटर करेगा। ये आपको देखो, ये आपको कोरोना वायरस देखिए आप, ये इसमें एक कांटे कांटे लायक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिनको हम बोलते हैं क्या? स्पाइक प्रोटीन। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पाइक प्रोटीन। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइक प्रोटीन, क्योंकि हम जब वैक्सीन जब बन रही थी तो इसी को बनाया गया है, स्पाइक प्रोटीन को, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझना। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे इस कांटे वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्पाइक प्रोटीन। अच्छा, ये स्पाइक प्रोटीन का फंक्शन क्या है? सुनिए, समझिए। आप ये जो सेल्स देख रहे हैं, ये वाली जो सेल है, तो उसमें क्या है? ACE2 रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? ACE2 रिसेप्टर, यानी कि जो आपकी लंग्स वाली सेल है ना, एल्वुलाई वाली सेल्स हैं, तो उनमें क्या होंगे? ACE2 रिसेप्टर होंगे। वो उन रिसेप्टर का फंक्शन क्या होगा? उन रिसेप्टर का फंक्शन है कि एक तरीके से मानिए ये एक ACE2 रिसेप्टर है ना, तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा, अगर उनको ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए जो इसमें फंस जाएगा तो वो उसको एंटर कर लेगी। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि आपकी जो सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो होती है सेमी परमेबल, तो वो कुछ पदार्थों को ही एंटर आने देती है, यानी अंदर आने देती है, कुछ लिमिट पदार्थों को ही, है ना। लेकिन अब इस कोरोना वायरस को अंदर जाना है या फिर कोई और भी मॉलिक्यूल को मान के चलो अंदर भेजना है, तो वो क्या करेगी? उसको कुछ आपका जो ACE2 रिसेप्टर है वो ऐसा स्ट्रक्चर है, तो उसको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो उसमें फिट हो जाए। कहने का मतलब ऐसा, तो जैसे इसको ऐसे एंटर करेंगे तो ये आपको फिट हो गया अंदर, तो इसका मतलब ये ठीक है। और ये ACE2 रिसेप्टर जब ऐसा दिखेगा कि ये फिट हो गया तो इसको अंदर खींच लेगा। इसीलिए दोस्तों ये केवल संक्रमण आपका फेफड़े में करता है ना, समझ में आ रही है। इसी का मतलब ये है कि जो कोरोना वायरस है वो आपका फेफड़ों में ही संक्रमण करता है, इन्फेक्शन करता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ACE2 रिसेप्टर होते हैं कोरोना वायरस के अंदर खींचने के लिए, है ना। तो अब देखो, जो मैंने आपको उंगलियों से समझाया था वो स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे कुछ अलग डायग्राम से बताता हूँ। ये मैंने एक पजल बनाई जो कि स्पाइक प्रोटीन के लिए बना दी है, और ये एक पजल बनाई जो कि मैंने आपको ACE2 रिसेप्टर के लिए बनाई है ना। अब जब इनको मिलाएंगे तो ये आपस में मिल जाएंगी, यानी कि एक हो सकती हैं, है ना। इनको जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएंगी। तो इसीलिए जब ये अगर जुड़ जाएंगी तो ये आपका जो ये ACE2 रिसेप्टर है, ये सोचेंगे ये तो चलो ये तो अपनी ही एरिया का है, इसको आने दो, है ना। या कह सकते हो एक तरीके से कि ये चाबी है और ये ताला है ना। ये इसमें जैसी चाबी एंटर करोगे तो ये ताला खुल जाएगा। समझ में आ रही है आपको? समझ में आई कि इस जो कोरोना वायरस है वो जो है आपका संक्रमण केवल फेफड़ों में ही क्यों कर रहा है? समझ में आ रही है? ये चाबी ताले का खेल है, पजल का खेल है। तो दोस्तों अगर ये आपका कोरोना वायरस अब जो है एंटर कर चुका है आपकी एल्वुलाई की सेल में, है ना, एल्वुलाई की सेल में भी कोरोना वायरस एंटर कर चुका है। अब ये क्या करेगा? अपने जीनोम को इसके जीनोम से, यानी इसके डीएनए से, सेल के डीएनए से कनेक्ट करके अपनी मल्टीप्लिकेशन कॉपी बनवाएगा, मल्टीपल कॉपी। तो आप अगले डायग्राम में देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ एक कोरोना वायरस था, यहाँ करोड़ों कोरोना वायरस हो चुके हैं, ठीक है। और ये जब करोड़ों कोरोना वायरस हो जाएंगे तो आप देखते हैं कि ये जो वायरस है वो आपकी सेल को रप्चर कर देंगे, मार देंगे, खराब कर देंगे, और अरबों खरबों की संख्या में निकल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको समझ में आई इन्फेक्शन वाली। अब इन्फेक्शन आपका ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब इन्फेक्शन का मतलब ये था कि आपको कोरोना वायरस एंटर किया और क्या क्या किया और कैसे फैला, कैसे डिवाइड किया। इन्फेक्शन केवल यहीं तक था दोस्तों। अब बात करेंगे सेल्फ मेड इम्यूनिटी,
है ना। दोस्तों जो आपके करोड़ों और अरबों वायरस आए थे जो कि वो हैं, है ना। अभी आपने कोई वैक्सीन नहीं ली है, इतना जो ऊपर वाला पोर्शन है अभी आप तक कुछ नहीं लिया है, केवल आपका इम्यून सिस्टम पे आपको डिपेंड है कि मेरा इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है, स्ट्रांग है, आप इसी बात पे डिपेंड हो। तो अब तक क्या होगा, इतने देर तक आप देख रहे हो कुछ नहीं हुआ, कोई भी इम्यूनिटी नहीं आई, क्योंकि जो है इम्यूनिटी बनने में आपका टाइम लगता है, यानी कि एंटीबॉडी बनने में आपका टाइम लगता है ना, 10 से 15 दिन तक, 10 से 15 दिन तक। तो इसीलिए आपका कोरोना वायरस जो है जब तक फैल चुका होता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इंक्यूबेशन पीरियड समझ रहे हैं। इंक्यूबेशन पीरियड आप लोगों ने बहुत सुना होगा, क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड। दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड उसे बोलते हैं कि वायरस आपके अंदर एंटर कर चुका है, आपकी सेल में मौजूद है ना, और वो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर चुका है, लेकिन अभी तक उसने कोई सिम्टम्स नहीं दिखाए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको कोरोना वायरस पूरा एंटर किया, यहाँ तक मौजूद है ना। अब यहाँ से जब ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे तो वो सिम्टम्स दिखाएगा आपकी बॉडी, है ना। आपकी बॉडी क्या दिखाएगी, सिम्टम्स दिखाएगी। जब तक कोरोना वायरस आपके पहले दिन से पहुँचा और मान के चलो उसने 10वें दिन के बाद आपको सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट किया, तो उसको बोलते हैं दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसीलिए कोरोना वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड कितना दिन बताया था कि 14 दिन तक, इसीलिए बोलते हैं कि 14 दिन तक इसे क्वारंटीन कीजिए, है ना, ताकि पता पड़ सके कि जो है वायरस है कि नहीं है, 14 दिन बाद सेल से बाहर आ रहा है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, इंक्यूबेशन पीरियड इसका कोरोना वायरस का 14 डेज के आसपास बताया है। अब दोस्तों सेल्फ मेड इम्यूनिटी में क्या होता है, कोरोना वायरस कई सारे हैं, खरबों अरबों जो भी है, करोड़ों हैं। अब क्या होगा, आपकी बी सेल्स आएंगी, या आपका इम्यून सिस्टम आएगा, वो इसको रिकॉग्नाइज करेगा, भाई वो इसकी प्रोटीन को इसको पढ़ेगा पहले कि ये क्या चीज़ है यार, क्योंकि वो इसको तो पढ़ नहीं सकता अंदर वाली चीज़ को, है ना। तो वो क्या करेगा, इसको पढ़ेगा, यानी कि ये जो बी सेल्स हैं, ये दोस्तों जो बी सेल्स हैं वो क्या करेंगी, इस पर आकर के चिपक जाएंगी, इसको पढ़ेंगी ये किसकी बनी हुई है, ये जो स्पाइक प्रोटीन है वो कैसी बनी हुई है। फिर इसी के अनुसार वो आपकी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी, कौन, बी सेल्स। कौन करेंगे दोस्तों, बी सेल्स। हमने बी सेल्स के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है, जहाँ हमने आपको ब्लड पढ़ाया था, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में हमने आपको बताया था जो एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो आपके 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी अपने आपको 2 टाइप्स में बताया था, बी सेल्स और टी सेल्स। और बी सेल्स हमने आपको बताया था कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाती हैं, और जो टी सेल्स होती हैं वो डायरेक्ट किलर सेल्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है आपके। तो दोस्तों ये क्या कर रही हैं, बी सेल्स आपके बी सेल्स जो है इम्यूनिटी एंटीबॉडी आपको बना रही हैं। दोस्तों आपने एंटीबॉडी के बारे में बहुत सुना है, कि आपको ये पता है एंटीबॉडी का फंक्शन क्या है। चलिए बताते हैं। एंटीबॉडी का जो मेन फंक्शन है वो वायरस को मारना नहीं है, एंटीबॉडी का जो मेन फंक्शन है वो वायरस की मल्टीप्लिकेशन को रोकना है, रेप्लिकेशन को रोकना है, यानी कि उसके नंबर को रोकना होता है एंटीबॉडी का फंक्शन। कैसे, देखिए, जब बी सेल्स ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दी, तो अब अगले वाले डायग्राम में चलते हैं। अच्छा, बी सेल्स आपको टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं अपने आप को, है ना, एक तो मेमोरी सेल्स और एक एंटीबॉडी, है ना। तो एक मेमोरी सेल्स और एक प्रोड्यूस कर दी एंटीबॉडी। मेमोरी सेल्स क्या होती हैं दोस्तों, मेमोरी सेल्स आपको एक तरीके से कहें कि मेमोरी सेल किसी भी चीज़ को याद रखने का कार्य करती हैं, कि दोस्तों ये वायरस पहले हमारी बॉडी में आ चुका है कि नहीं आ चुका है। मान के चलिए मेरे अंदर चिकन पॉक्स की मेमोरी है, मेमोरी बी सेल्स है ना। अब यदि मुझे आज चिकन पॉक्स का वायरस लगा, तो पहले से ही मेरी बॉडी में मौजूद मेमोरी सेल्स हैं पहले से ही। तो दोस्तों इसीलिए मेमोरी सेल्स जब मौजूद होती हैं तो इतना इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा नहीं रहते, क्योंकि वो उसे पता है कि भाई ऐसा वायरस पहले कभी आएगा, भविष्य में आएगा, इसलिए तैयारी रहना, है ना। अच्छा, जो फर्स्ट वाले जो कोरोना वायरस से जो इन्फेक्टेड हुए थे उनके लिए खतरा क्यों बताया जाता है, क्योंकि उनके पास मेमोरी सेल्स नहीं है, उनके पास केवल इम्यून सिस्टम पे ही डिपेंड है सारे। ठीक है, तो उनके पास मेमोरी सेल्स नहीं है, इसीलिए दोस्तों उनको जो है रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, समथिंग 20 दिन 25 दिन के आसपास तक उनको लग सकता है, फर्स्ट बार जो आपको इन्फेक्टेड हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो है एंटीबॉडी का फंक्शन देखिए क्या होता है। जो कोरोना वायरस आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा दिए गए हैं सारे, है ना। तो अब होगा क्या, जो कोरोना जो एंटीबॉडी है, ये जो एंटीबॉडी है वो क्या करेंगे दोस्तों, कोरोना वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन, इस पर आकर के चिपक जाएंगे। ये जो एंटीबॉडी हैं यहाँ पर आने का चिपकने का कार्य क्यों है, ये यहाँ पे चिपक क्यों रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आइए।
आपने देखा कि जो स्पाइक प्रोटीन है और ACE2 रिसेप्टर आपस में मिलेंगे तभी जो कोरोना वायरस जो है सेल के अंदर एंटर करेगा। अगर इनके बीच में मान के चलो मैं एक दीवार लगा दूं, जैसे ये आपका स्पाइक प्रोटीन मान लीजिए, ये आपका ACE2 रिसेप्टर मान लीजिए, और मैंने इनके आगे आपको एक दीवार लगा दी बीच में ये वाली, तो क्या ये आपस में मिल पाएंगे? नहीं। अगर ये मिल ही नहीं पाएंगे दोस्तों तो ये आपका रेप्लिकेशन एंटर ही नहीं कर पाएगा सेल में। क्या अगर नहीं कर पाएगा? ये सेल में दोस्तों एंटर ही नहीं कर पाएंगे, और जब ये एंटर ही नहीं करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे, रेप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे, और हाँ अपने नंबर को बढ़ा ही नहीं पाएंगे। जैसा कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये आपको देखिए एंटीबॉडी जो है स्पाइक प्रोटीन पर लगी हुई है। एंटीबॉडी कहाँ लगी हुई है? स्पाइक प्रोटीन पर लगी हुई है। तो देखिए ये आपका स्पाइक प्रोटीन है, यहाँ पे एंटीबॉडी लग चुकी है, और दोस्तों ये आपकी सेल सेल्यूलाइकी, और ये ACE2 रिसेप्टर है ब्लू कलर का। तो दोस्तों आप देखिए ये जो स्पाइक प्रोटीन है तो इसके बीच में एंटीबॉडी आ चुकी है स्पाइक प्रोटीन और ACE2 रिसेप्टर के बीच में, जिससे क्या होगा दोस्तों कि नॉट मैच कोड सो वायरस कैन नॉट एंटर इन सेल्स, यानी कि वो कोड मैच नहीं कर पाएगा ये वाला। इसके बीच में एक दीवार आ चुकी है, और जब दीवार आ गई है तो वायरस कैन नॉट एंटर इन द सेल। समझ में आ रही है दोस्तों? तो एंटीबॉडी का आपका, मैं जानता हूँ आपको समझ में आ गया होगा एंटीबॉडी का फंक्शन। ठीक है, अब आगे देखिए। चलिए ये तो हमने देखा कि इनमें एंटीबॉडी चिपक गई। अब मान के चलिए कोई कोरोना वायरस जो थे वो कैसे भी करके दुबक चिपक के, कैसे भी करके इम्यून सिस्टम से बच करके वो आपके सेल में इंजेक्ट हो चुके हैं, है ना, इंजेक्ट हो गए दोबारा से। तब दोस्तों क्या होगा? तब दोस्तों वो टी किलर सेल्स दिख रही है आपको ब्लू कलर की, ये वाली, तो ये आपको पूरी सेल को ही मार देगी। ठीक है, पूरी सेल को ही मार देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो करोड़ों की लाखों की कॉलोनी होगी जो कोरोना वायरस की, वो वहीं मर जाएगी। समझ में आ रही है दोस्तों? तो टी किलर सेल्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ये डायरेक्ट किलर सेल्स होती हैं, है ना। तो ये क्या करेगी, टी किलर सेल्स जो है इनको कोरोना वायरस को मार देगी, और अगले स्ट्रक्चर में आप देखिए जो सेल आपकी जो थी वो आपकी ऐसे आपको डॉट डॉट में बना दी है, जिससे कि आपको लगे कि जो सेल है वो आपकी डिसअपियर हो चुकी है, ख़राब हो गई है ना। और उसके अंदर जो कोरोना वायरस थे, जो कई सारे कोरोना वायरस थे, वो भी मर चुके हैं। आप उनकी पहले वाली अवस्था देखिए और बाद वाली अवस्था देखिए, ठीक है, आपको समझ में ही आ गया होगा। तो दोस्तों ये था आपका सेल्फ मेड इम्यूनिटी का प्रोसेस, है ना। अच्छा, ये वायरस इतने खतरनाक होते क्यों हैं दोस्तों? क्या रीज़न है कि ये वायरस खतरनाक होते हैं? दोस्तों ये वायरस खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो है म्यूटेशन करते हैं। म्यूटेशन, अब ये म्यूटेशन क्या है दोस्तों? म्यूटेशन हम उसे बोलते हैं कि देखिए एक, अब क्या है, ये कोरोना वायरस ऐसा स्ट्रक्चर है, तो बी सेल्स ने क्या किया, इसके स्पाइक प्रोटीन को पढ़कर इसी के अनुसार ये एंटीबॉडी बनाई है। अब मान के चलिए इस कोरोना वायरस ने क्या किया, अपना स्ट्रक्चर जो है चेंज कर लिया। चेंज का मतलब ये जो स्पाइक प्रोटीन है कुछ ऐसे ना हो करके कुछ ऐसे हो गई, है ना, कुछ ऐसे हो गई, और इसने अपने यहाँ पे जीनोम में कुछ चेंज कर करके, कुछ अपना जीनोम के अंदर चेंज करके कुछ ऐसा डीएनए भी बना लिया, जो भी अपना कुछ ऐसा जीनोम बना लिया, दोनों टाइप्स का। तो ये क्या करता है दोस्तों, अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर लेता है, जिससे हम स्ट्रक्चर में चेंज करने की प्रोसेस को हम म्यूटेशन बोलते हैं, है ना। अब ये स्ट्रक्चर चेंज कर लेगा तो ये और भी घातक हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि ये जो आपके मच्छर थे, उस समय पे मच्छर आपके एक कॉइल से ही भाग जाते थे। आज आप इतने सारे वो आ चुके हैं, फिर भी आप देखते हो कि वो आपके ऑल आउट से भी नहीं मर रहे हैं, है ना। कई सारी चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं कि वो उनसे भी नहीं मर रहे हैं, और बड़े होते जा रहे हैं, अपने अंदर चेंज करते जा रहे हैं। पहले का मच्छर देखिए और आपका मच्छर देखिए, उनमें कहीं कहीं पे सफ़ेद सफ़ेद धारी भी आ जाती हैं। तो उन्होंने अपने क्या स्ट्रक्चर चेंज कर लिया रहने के लिए, है ना। यहाँ पे लाइफ में रहने के लिए वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। समझ में आ रही है दोस्तों? तो यही चीज़ होता है कि वायरस जो है आपका म्यूटेशन कर करके बहुत डेंजर बन जाते हैं, खतरनाक बन जाते हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं कि वैक्सीन काम करेगी कि नहीं करेगी वायरस पे, वो यही रीज़न है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है? तो चलिए अब बात करते हैं वैक्सीन के भी बारे में। चलिए बात कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन दिख भले ही छोटा सा रहा है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे दोस्तों? ये जो आपको शीशी दिख रही है कांच की, इसमें जो वाटर कलर लाइट भरा हुआ है, इसमें क्या होता है देखिए, इसमें होता है पैरालाइसिस वायरस या फिर mRNA। 2 टाइप से हम इनसे बना सकते हैं वैक्सीन को। या तो हम क्या करें कि वायरस को
स्ट्रक्चर ऐसा ही रहे, बाहर से देखने में ऐसा ही लगे, लेकिन उसको क्या करता है, पैरालिसिस करता है, यानी कि वो एक तरीके से जिंदा लाश कह सकते हैं, कोमा में चले जाते हैं ना, कोमा में चले जाते हैं, तो उसे भी कह सकते हैं जिंदा लाश। अच्छा, एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे खेतों में आपने देखा होगा दोस्तों, खेतों में ऐसे करके पुतला लटका देते हैं, ऐसे करके, है ना, यूँ करके पुतला लटका देते हैं, और जिससे कि क्या होता है, जो पक्षी होते हैं, पक्षी, वो जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर गैया फैया जो होती हैं, वो क्या सोचती हैं कि यहाँ पे भाई कोई आदमी है, हम नहीं जा रहे, है ना, उनको डर लगता है कि यहाँ पे कोई आदमी है भाई, ये मार देगा, हमें मारेगा। तो वो पुतले खड़े होने की वजह से क्या होता है, वो पागल बन जाते हैं, एक तरीके से कहें कि वो मूर्ख बन जाते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे कोई आदमी, लेकिन वहाँ कोई आदमी है ही नहीं। ऐसा ही प्रोसेस वैक्सीनेशन की पैरालिसिस में होता है ना, सेम ऐसा ही प्रोसेस। कैसे, देखिए, ये जो वायरस है, ये जो कोरोना वायरस, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इसने क्या किया, हमने क्या कर दिया, कैसे भी करके इसमें कोई केमिकल इंजेक्ट करके या कुछ ऐसी प्रोसेस करके इसका जो जीनोम है, कैसे भी करके जीनोम या कुछ और करके इसको पैरालिसिस बना दिया। यानी कि अब इसका स्ट्रक्चर तो रहेगा, है ना, लेकिन अंदर जीनोम नहीं है। अब जीनोम नहीं है तो कॉपी नहीं बना पाएगा, है ना, कॉपी भी नहीं बना पाएगा, लेकिन इसकी जो प्रोटीन तो है ना, ये वाली स्पाइक प्रोटीन। दोस्तों ये वाली वैक्सीन में बहुत टाइम लग जाता है ना, और ये मतलब बहुत कठिन परिश्रम के बाद बनती है, बहुत मेहनत के बाद। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि ये वायरस जो हमने पैरालिसिस कर दिया, अब इस वायरस को, कई सारे वायरस को हमने पैरालिसिस करके हमने आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो तो ये सोचेगी कि ये वायरस कहीं बाहर से आ जाए, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाइए, उसके खिलाफ सब चीज़ बन जाएंगी। लेकिन आप बताइए क्या वो वायरस कुछ कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। केवल आप ये समझिए कि मैंने उसकी फ़ोटोकॉपी करके भेज दिया और वो इम्यूनिटी अब तैयार हो चुकी है आपकी, है ना। अब जब कभी भी असली वायरस आएगा तो आपकी एंटीबॉडी पहले से ही तैयार है दोस्तों, इम्यूनिटी पहले से ही स्ट्रांग है उसके लिए, है ना। तो समझ में आई आपको पैरालिसिस वायरस के लिए। तो दूसरी टाइप है दोस्तों mRNA, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। mRNA कुछ बायो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत समझने की प्रोसेस है ये, है ना, ध्यान से समझना आप लोग। जो mRNA है वो क्या करता है दोस्तों, आप सभी को जानते होंगे, बायो वाले स्टूडेंट आप सभी लोग जानते होंगे कि मैसेंजर RNA होता है, मैसेज लाता है DNA से, कोई भी चीज़ मैसेज लाता है कि भाई DNA। अच्छा DNA आप लोगों को पता ही होगा, DNA क्या करता है, DNA पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ना। DNA जो होते हैं पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अब एक सेल्स है ना, पूरी सेल्स है, तो सेल्स में क्या होगा, पूरी जो प्रोटीन बनेगी या जो कुछ भी प्रोसेस होगी वो DNA की वजह से बनेगी, है ना। DNA वो सब चीज़ करवाता है। तो दोस्तों DNA क्या करता है, DNA खुद नहीं आता, वो ऑर्डर देता है दूसरों को, हाँ भाई इधर आ, मैसेंजर RNA क्या है सर, कि चल ये काम करवाओ, प्रोटीन सिंथेसिस करवाओ, कि जी सर। तब mRNA जाता है आपका राइबोसोम के पास, है ना। चलिए बताते हैं mRNA जो है वो क्या करता है, आपको बता ही दिया। तो mRNA वाली जो वैक्सीन है उसको समझने से पहले आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी। ये क्या है, कोरोना वायरस जीनोम। कोरोना वायरस जीनोम क्या है ये, देखिए मैंने क्या किया, मुझे अब इस वाली जो वैक्सीन है इसमें क्या करना है, मुझे ये वाली प्रोटीन बनानी है, कौन सी, ये वाली स्पाइक प्रोटीन बनानी है। मुझे ये वायरस नहीं चाहिए, पूरा वायरस नहीं चाहिए, मुझे स्पाइक प्रोटीन चाहिए। अगर मेरे पास स्पाइक प्रोटीन मिल जाएगी, स्पाइक प्रोटीन में क्यों बना रहा हूँ कि दोस्तों जब मैंने आपको यहाँ पर पहला डायग्राम बनाया था इस जगह पे, तो आपने देखा होगा कि मैंने कुछ ऐसे ये स्पाइक प्रोटीन बनाई थी और इसी पे आकर के चिपक करके ही बी सेल्स जो है एक्टिव हुई थी या इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ था। समझ में आ रही है भाई, इनकी आंखें तो होती नहीं है कि नहीं ये देख रही है कि बीस जो है स्पाइक प्रोटीन कहाँ है, देखो ये रही, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये ऐसा करके सेंसेशन से पता करते हैं, कुछ इनके पास केमिकल्स होते हैं या कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनसे चिपक जाते हैं, तो वो इनका जो कोडिंग जो भी होता है स्पाइक प्रोटीन कैसे बनी हुई है इसको पहचान लेते हैं। तो दोस्तों इसको बनाने, हमें इसको बनाना है स्पाइक प्रोटीन को, क्यों, किसको, स्पाइक प्रोटीन को। समझ में आ रही है। अगर आपने स्पाइक प्रोटीन बना लिया तो समझो आप क्या कर लिया आपने, वैक्सीन बन गई आपकी। कैसे, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको स्पाइक प्रोटीन को बनाने वाला जीन कौन सा है। क्या दोस्तों, जो स्पाइक प्रोटीन है उसको बनाने वाला जो जीन है वो कौन सा है। तो दोस्तों स्पाइक प्रोटीन को बनाने वाला जीन की अगर स्टडी करनी है तो पहली बात तो ये समझिए, कोरोना वायरस का जो जीनोम है उसको खोलना पड़ेगा।
यानी कि जो आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है खोलना पड़ेगा। यानी कि कोरोना वायरस का डीएनए जो भी है, जीनोम्स है, तो उसको खोल के आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि भाई जो एक पर्टिकुलर हिस्सा है डीएनए का, वो कौन सा है जो स्पाइक प्रोटीन बना रहा है। आप सभी लोग जीन जानते हैं। जीन समझिए, जीन को कहते हैं डीएनए का एक पर्टिकुलर हिस्सा, यानी कि कहने का मतलब कोई भी सेगमेंट हिस्सा जिसमें 10 आपके वो आ सकते हैं, है ना, पिरामिड जो भी कहते हैं उनको, प्यूरिन्स ऑफ पिरामिड, 10 तक मान लो जो भी आ चुके हैं। जैसे मान के चलो 1 से लेके 15 तक, ATCGCAT जो ओ तो कहने नहीं आता, TCG ऐसे करके आते ना, तो वो मान के चलो मैंने मान लिए 15 तक कर लिए। तो 15 तक जो भी इतना हिस्सा जो है एक फंक्शन को निर्धारित कर रहा है। जैसे कि वो क्या कर रहा है कि दोस्तों वो क्या मेरी आँख को देखने की रोशनी को कंट्रोल कर रहा है, उतना ये वाला जीन है ना। जीन मान के चलो डीएनए इतना लंबा है और मेरा इतना जो सेगमेंट है, इतना वाला जो हिस्सा है, वो आपके आँख की रोशनी को कंट्रोल कर रहा है। तो दोस्तों इसको कहेंगे कि आँख को रोशनी को कंट्रोल करने वाला जीन। ऐसा ही क्या होगा कोरोना वायरस में, कोरोना वायरस का जीन मैंने मान के चला यहाँ से लेके यहाँ तक इतना लंबा है, और उसमें यहाँ बीच में मुझे कहीं एक हिस्सा ऐसा मिल गया जो कि आपका स्पाइक प्रोटीन बना रहा है। क्या बना रहा है दोस्तों? स्पाइक प्रोटीन। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको क्या है मैंने खोल लिया, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, कोरोना वायरस का जीनोम मैंने खोल लिया। अब मैं देखता हूँ कि इसमें कई सारे AGC, CGC, GAC यानी कि ग्वानिन एडेनोसिन साइटोसिन, एडेनिन ग्वानिन, ये सब आप जानते ही होंगे, बायो के स्टूडेंट हैं, ठीक है दोस्तों। तो होता क्या है, मुझे पता पड़ गई, यानी कि साइंटिस्टों को पता पड़ गई कि ये वाला इतना जो हिस्सा है, इतना वाला पोर्शन, वो क्या कर रहा है, स्पाइक प्रोटीन बना रहा है। यानी कि स्पाइक प्रोटीन मेड जीन, इतना वाला जो पोर्शन है वो क्या बना रहा है, स्पाइक प्रोटीन, है ना दोस्तों। यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर बना रहा है, ये वाला। अच्छा, मुझे ये पता तो पड़ गई, तो क्या मैं डायरेक्ट डीएनए को एंटर नहीं कर सकता बॉडी में? अगर आप डीएनए को एंटर करोगे तो आप प्रोटीन बना ही नहीं सकते हो। प्रोटीन बनाने के लिए कुछ लोग निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए और राइबोसोम। समझ में आ रही है दोस्तों? मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए और राइबोसोम, ठीक है। डीएनए नहीं बनाता प्रोटीन, डीएनए बनवाता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे मैसेंजर आरएनए की ज़रूरत पड़ी दोस्तों, है ना। क्यों? ये जो कोड है उसको हमने डीएनए वाले जो कोड था उसको हमने मैसेंजर आरएनए पे लिख लिया, फोटोकॉपी करवा दी, ठीक है, मैसेंजर आरएनए पे लिख दिया। अब ये क्या किया हमने, ये मैसेंजर आरएनए बनाने का जो खेल था वही था, बस ये बन गया। अब क्या, तो समझो वैक्सीन बन गई। इसको उठा करके हमने क्या, वैक्सीन में इंजेक्ट कर दिया मैसेंजर आरएनए को, है ना। कई सारे हमने मैसेंजर आरएनए वैक्सीन में एंटर कर दिए, और इस वैक्सीन को हमने इंजेक्ट कर दी ह्यूमन की मसल्स में, है ना। पहले तो एनिमल्स में ट्राई करते हैं दोस्तों, फिर आपका अगर ये सक्सेस रहता है तो इसके बाद आपका ह्यूमन पे ट्रायल किया जाता है ना। तो दोस्तों अब आपने क्या किया, वैक्सीन इंजेक्ट कर दी। इंजेक्ट करने के बाद अब क्या होगा, बहुत सारे जो mRNA हैं, mRNA वो सेल्स में जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको, ये जो mRNA था वो सेल्स में पहुँच चुका है ना। किसी भी सेल्स में पहुँच जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये mRNA जो है सेल्स में पहुँच गया। अब ये इसका न्यूक्लियस है सेल्स का, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियोलस। वो न्यूक्लियोलस क्या करता है, आपको राइबोसोम रिलीज करता है, राइबोसोम निकालता है बाहर। मैंने आपको बताया प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी चाहिए हमें, mRNA, tRNA और राइबोसोम, ठीक है दोस्तों। तो mRNA मौजूद है, राइबोसोम न्यूक्लियोलस से बाहर आ चुके हैं, इसकी रीड करने के लिए, इसका जो इस पर जो लिखा है उसको पढ़ने के लिए, है ना। राइबोसोम यहाँ पे आ चुका है, सॉरी mRNA, तो राइबोसोम ये रहा। तो अब होगा क्या कि दोस्तों ये mRNA जो है राइबोसोम के अंदर जाएगा, यानी कि राइबोसोम को पढ़वाने के लिए कि देखो भाई इस पर क्या लिखा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तुम देखना क्या लिखा है। तो राइबोसोम कहेगा चल ला इधर ला मैं पढ़ूँ। तो जैसे ही राइबोसोम ने इसको पढ़ना स्टार्ट किया तो राइबोसोम घबरा गया, अरे यार ये तो बहुत कड़ी प्रोटीन है, ये तो किसी वायरस की लग रही है हमें। तो फिर ये क्या करेगा, राइबोसोम जल्दी जल्दी tRNA को बुलाएगा, हाँ भाई tRNA जल्दी आओ बेटा जल्दी आओ। तो tRNA आएंगे, हाँ भाई बताओ क्या बात है, अरे ये अमीनो एसिड लेके आओ। तो tRNA जो है उसी के हिसाब से, जो राइबोसोम होता है वो उसी के हिसाब से tRNA को बुलाता है, और वहाँ से वो tRNA जो है साथ में अमीनो एसिड भी लाते हैं। वो कहेगा हाँ भाई ये फलाने वाला tRNA आ, तो ये आएगा, हाँ भाई ये तू tRNA आ, तो ये भी आएगा। तो ऐसे करके tRNA बुलाए जाते हैं और अमीनो एसिड बनाई जाती है, प्रोटीन बनाई जाती है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है रेड कलर का जो है वो mRNA है, इसने राइबोसोम ने क्या किया, इसको पढ़ लिया, पढ़ने के हिसाब से ये ग्रीन कलर के जो है वो tRNA बुला लिए।
और जब ये टीआरएनए जब बुलाए जाएंगे तो ये दोस्तों साथ में प्रोटीन लाते हैं, अमीनो एसिड्स लाते हैं। वो अमीनो एसिड जो है जुड़ के आपस में जुड़ के प्रोटीन बनाती है। और आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं, ये क्या है, स्पाइक प्रोटीन बन गई है। क्या बन गई है? स्पाइक प्रोटीन आपकी बन चुकी है। तो दोस्तों कोई भी अगर ये प्रोटीन अगर आपकी बॉडी में सेल्स में बन चुकी है तो उसकी क्या होती है, सेल उसकी पहले जांच करता है कि हाँ भाई ये प्रोटीन बनी है। फिर वो आपको इम्यून सिस्टम को बताने की कोशिश करता है, देखो दोस्तों ये वाली प्रोटीन बनी है, ये देखना ये अपने अंदर की प्रोटीन है या बाहर की प्रोटीन है, ये देख लो। तो कहने का मतलब सेल जो है फिर क्या करती है, इस प्रोटीन को बाहर निकालती है। बाहर निकालने के बाद ये सेल का रूल होता है कि मतलब जो आपका एक स्ट्रक्चर पाया जाता है यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं MHC मॉलिक्यूल, MHC मॉलिक्यूल। तो ये क्या करती है दोस्तों, MHC मॉलिक्यूल का फंक्शन क्या है, यदि आपके सेल में कोई भी प्रोटीन बनेगी तो वो क्या करेगी, यहाँ पे धीरे धीरे जा करके यहाँ पे चिपक जाएगी, यानी कि स्कैन कराएगी। स्कैन कराने के बाद क्या होगा, आपके इम्यून सिस्टम को बता दिया जाएगा कि इस चीज़ की प्रोटीन बनी है। अगर ये आपकी बाहर की है, अगर ये आपकी बाहर की है तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाइए या जो भी करना आपको कीजिए, मुझे नहीं पता, मैंने तो बना के दे दी, मेरा काम था बनाने का। सेल कह रही है इस बात को, मेरा काम था बनाने का। अब आप देखिए ये बाहर की है अंदर की है, क्या करना है आप देखिए, इम्यून सिस्टम को डिसाइड करना है ये चीज़। तो दोस्तों फिर क्या होता है कि ये चीज़ें जैसे ही इस पर चिपकती है, इम्यून सिस्टम आता है, इस इम्यून सिस्टम कैसे क्या करता है, इसको रिकॉग्नाइज कर देता है, अंदर जो है इसको पढ़ लेता है इस पर क्या चीज़ है ये। तो दोस्तों सेम वही प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ केवल स्पाइक प्रोटीन है और यहाँ पे केवल ये पूरा स्ट्रक्चर है ना। हमें क्या चाहिए, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, हमें स्पाइक प्रोटीन चाहिए था, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन से ही तो ये बी सेल्स चिपक रहे थे, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखो स्पाइक प्रोटीन बन चुकी है और वो बी सेल्स अटैच हो चुकी है, बी सेल्स एक्टिव हो चुके हैं। बी सेल्स जो है एक्टिव होने के बाद मेमोरी से बी सेल्स बनाएंगे और एंटीबॉडी